नमस्कार। हम इतिहास में स्वर्ण युग या गोल्डन एज शब्द अक्सर सुनते हैं, पर कभी सोचा है कि एक स्वर्ण युग बनता कैसे है? क्या ये सिर्फ एक महान राजा की वजह से होता है या फिर इसके पीछे और भी बहुत कुछ होता है? आज हम चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल को बारीकी से देखेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि उनके दौर को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग आखिर क्यों कहा जाता है। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? हम विक्रमादित्य के परिचय से शुरू करेंगे, फिर उनके साम्राज्य विस्तार और उस दौर के प्रशासन को समझेंगे। इसके बाद हम चीनी यात्री फाहियान की नज़रों से भारत को देखेंगे, विक्रमादित्य के मशहूर नवरत्नों को जानेंगे और आखिर में उनकी विरासत की अहमियत पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरुआत किससे करेंगे? जाहिर है उस शख्स से जो इस पूरे स्वर्ण युग के केंद्र में थे, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। और यहीं पर हमारा सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, एक स्वर्ण युग आखिर बनता कैसे है? ये सिर्फ एक राजा की कहानी नहीं है, नहीं, ये उन सभी वजहों की एक गहरी पड़ताल है जिन्होंने मिलकर उस दौर को भारतीय इतिहास में इतना खास बना दिया। तो समय की बात करें तो उनका शासनकाल करीब 375 ईस्वी से 415 ईस्वी तक का था। ये वो दौर था जब गुप्त साम्राज्य अपनी बुलंदी पर था। देखिए, अपने पिता समुद्रगुप्त से उन्हें एक मजबूत साम्राज्य तो विरासत में मिला था, लेकिन उस साम्राज्य को स्वर्ण युग की ऊंचाइयों तक ले जाना, ये उनका कमाल था। अब जरा इनकी उपाधियों पर गौर कीजिए, ये बहुत कुछ कहती हैं। विक्रमादित्य मतलब सूरज जैसा पराक्रमी और परम भागवत यानी विष्णु का सबसे बड़ा भक्त। ये उपाधियां सिर्फ नाम नहीं थे, बल्कि उस दौर की सोच को भी दिखाती हैं। ये एक तरह से उनकी पहचान थी, एक ताकतवर योद्धा और एक धर्म को मानने वाला राजा। अच्छा, कोई भी गोल्डन एज हवा में तो बनता नहीं, उसकी नींव होती है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी यानी राजनीतिक स्थिरता, और ये स्थिरता आती है ताकत और समझदारी से। तो चलिए देखते हैं विक्रमादित्य ने ये कैसे हासिल किया। उनके शासनकाल की सबसे बड़ी, सबसे निर्णायक सैन्य जीत वो थी शकों पर विजय। और ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, ये एक गेम चेंजर थी जिसने गुप्त साम्राज्य की किस्मत ही बदल कर रख दी। तो इस जीत का असर क्या हुआ? असर बहुत गहरा था। शक राजा रुद्र सिंह तृतीय का खेल खत्म। गुजरात और सौराष्ट्र जैसे अमीर इलाके अब गुप्तों के पास थे। लेकिन सबसे बड़ी बात, पश्चिमी बंदरगाहों पर कब्जा। सोचिए, अरब सागर का पूरा ट्रेड रूट अब उनके कंट्रोल में था। मतलब रोमन एम्पायर के साथ व्यापार के दरवाजे खुल गए, और जब इतना पैसा आता है तो समृद्धि आती ही है। इसी जीत की खुशी में उन्होंने चांदी के खास सिक्के भी चलाए और उज्जैन को बनाया अपनी दूसरी राजधानी, जो बाद में जाकर ज्ञान और कला का एक बहुत बड़ा सेंटर बना। उनकी स्ट्रैटेजी को देखें तो वो चारों तरफ से सोच रहे थे। पश्चिम में तो शकों को सीधे सीधे हराया, पूरब में जो उनके पिता ने जीता था उसे और मजबूत किया, और दक्षिण में वहां उन्होंने लड़ाई नहीं की बल्कि एक मास्टर स्ट्रोक चला। और वो मास्टर स्ट्रोक था डिप्लोमेसी का। अपनी बेटी प्रभावती गुप्त की शादी उन्होंने दक्कन के वाकाटक राजा रुद्रसेन द्वितीय से कर दी। अब देखिए, इस एक शादी से क्या हुआ, पूरा दक्षिणी बॉर्डर सेफ हो गया। अब वो आराम से अपना पूरा ध्यान पश्चिम में शकों पर लगा सकते थे। मतलब ताकत और दिमाग दोनों का बेहतरीन इस्तेमाल। ठीक है, जीतना एक बात है, लेकिन जीते हुए इतने बड़े साम्राज्य को चलाना, उसे संभालना, वो असली चुनौती है। तो अब जरा उस एडमिनिस्ट्रेशन पर नजर डालते हैं जिसने इस गोल्डन एज को हकीकत बनाया। गुप्तों का एडमिनिस्ट्रेशन कमाल का था, बहुत वेल ऑर्गेनाइज्ड। देखिए, सबसे ऊपर राजा, लेकिन उनकी मदद के लिए एक मंत्री परिषद। फिर पूरा साम्राज्य बटा था प्रांतों में, जिन्हें भुक्ति कहते थे। भुक्ति के नीचे जिले यानी विषय, और सबसे नीचे गांव, जिसे ग्राम कहते थे। मतलब एक प्रॉपर सिस्टम था जो ऊपर से लेकर नीचे तक असरदार तरीके से काम करता था। और इकोनॉमी की बात करें तो ये एक नंबर सब कुछ बता देता है। जमीन पर जो टैक्स लगता था वो उपज का सिर्फ छठा हिस्सा था, 1/6। ये बहुत कम था। जाहिर है, जब टैक्स कम होगा तो किसान खुशहाल होंगे और खेती बाड़ी फलेगी फूलेगी। तो इस अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन और कम टैक्स का समाज पर क्या असर पड़ा? इसका जवाब हमें मिलता है एक बाहरी व्यक्ति से, चीनी यात्री फाहियान से। वो उसी समय भारत आए थे, और वो क्या लिखते हैं? वो लिखते हैं, लोग अमीर और खुश हैं, बिना किसी डर के रहते हैं। कमाल है ना। उन्होंने ये भी लिखा कि सजा के कानून बहुत सख्त नहीं थे, कैपिटल पनिशमेंट तो लगभग थी ही नहीं। ये एक ऐसे समाज की तस्वीर है जहां अमन चैन था।
फाहियान की बातें एक तरह से हमारे लिए टाइम कैप्सूल जैसी हैं। एक आउटसाइडर की आंखों से उस दौर के भारत को देखना, इससे हमें एक निष्पक्ष, एक बहुत कीमती नजरिया मिलता है। तो फाहियान ने क्या क्या देखा? एक तरफ समाज, जहां लोग अमीर हैं, क्राइम लगभग जीरो है, और सोचिए पाटलिपुत्र में फ्री चैरिटेबल हॉस्पिटल थे। और दूसरी तरफ एडमिनिस्ट्रेशन, जहां राजा अच्छा है, टैक्स का बोझ नहीं है, किसान आज़ाद हैं। ये सब मिलाकर क्या तस्वीर बनती है? एक ऐसे राज्य की जिसे अपनी जनता की फिक्र थी। चलिए अब बात करते हैं उस चीज की जो इस दौर को सिर्फ अच्छा नहीं बल्कि स्वर्ण युग बनाती है, और वो है ज्ञान, कला और संस्कृति का वो जबरदस्त विकास जिसका सेंटर था विक्रमादित्य का दरबार। नवरत्न, नाम से ही जाहिर है, 9 रत्न। ये 9 ऐसे असाधारण लोग थे जो अपनी अपनी फील्ड के मास्टर थे। शायद भारतीय इतिहास का ये सबसे ब्रिलियंट दरबार था। और इन 9 रत्नों में जो सबसे ज्यादा चमकता था वो थे महाकवि कालिदास। हाँ, लोग उन्हें अक्सर संस्कृत साहित्य का शेक्सपियर कहते हैं, पर सच तो ये है कि उनकी जगह बिल्कुल अलग, बिल्कुल अपनी है। जरा सोचिए, अभिज्ञान शाकुंतलम जैसा नाटक जिसे आज भी दुनिया के बेस्ट लिटरेचर में गिना जाता है, या मेघदूतम जैसी खूबसूरत कविता, कालिदास की ये रचनाएं बताती हैं कि उस दौर में लिटरेचर किस लेवल पर था। और ये भी दिखाता है कि राजा खुद कला को कितना बढ़ावा देते थे। तो एक तरफ अगर साहित्य के शिखर पर कालिदास थे, तो दूसरी तरफ विज्ञान और गणित के शिखर पर थे आर्यभट्ट, और उनका काम रेवोल्यूशनरी था। उसने सचमुच दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल दिया। क्या क्या दिया उन्होंने? जीरो का कॉन्सेप्ट, डेसिमल सिस्टम, ये थ्योरी कि धरती अपनी धुरी पर घूमती है, सूर्य और चंद्र ग्रहण क्यों होते हैं, इसका साइंटिफिक कारण बताया। ये सब आर्यभट्ट ने दिया। मतलब उस जमाने में ऐसी साइंटिफिक सोच दुनिया में कहीं और मिलना मुश्किल था। लेकिन बात सिर्फ इन 2 पर खत्म नहीं होती। दरबार में वराहमिहिर जैसे एस्ट्रोलॉजर थे जिनकी बृहत संहिता अपने आप में एक इंसाइक्लोपीडिया है। अमर सिंह थे जिन्होंने संस्कृत की डिक्शनरी या कहिए थिसोरस अमरकोश लिखा, जो आज तक इस्तेमाल होता है। आयुर्वेद के पितामह कहे जाने वाले धन्वंतरी थे। व्याकरण के विद्वान वररुचि थे। मतलब आप सोचिए, हर फील्ड का एक धुरंधर उस एक दरबार में मौजूद था। इसका असर तो सदियों तक रहना ही था। तो इन सब बातों को अगर हम जोड़ कर देखें तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की विरासत को हम कैसे समझें? इसका एक जीता जागता सबूत आज भी दिल्ली में खड़ा है, मेहरौली का लौह स्तंभ। सोचिए, 1600 साल से ज्यादा हो गए हैं और आज तक इसमें जंग नहीं लगा। ये उस दौर की मेटलर्जी और टेक्नोलॉजी का एक खामोश लेकिन बहुत ताकतवर गवाह है। और इस पर चंद्र नाम के राजा का जिक्र है जिन्हें इतिहासकार चंद्रगुप्त द्वितीय ही मानते हैं। तो आखिर वो कौन से पिलर्स थे जिन पर यह स्वर्णयुग खड़ा था? पहला, पॉलिटिकल यूनिटी और स्टेबिलिटी। दूसरा, इंटरनेशनल ट्रेड से आई जबरदस्त आर्थिक समृद्धि। तीसरा, कालिदास के साथ लिटरेचर और कल्चर का चरम। चौथा, आर्यभट्ट के साथ साइंस और मैथ्स में तरक्की। और शायद सबसे जरूरी 5वां पिलर, धार्मिक सहिष्णुता। एक वैष्णव राजा जिसके दरबार में बौद्ध और जैन विद्वानों को भी उतनी ही इज्जत मिलती थी। और ये हमें वापस हमारे पहले सवाल पर ले आता है, क्या कोई एक राजा अकेला एक गोल्डन एज बना सकता है? शायद इसका जवाब है नहीं। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य यकीनन एक कमाल के लीडर थे, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उन्होंने एक बनी बनाई नींव पर एक शानदार इमारत खड़ी की। उन्होंने एक ऐसा माहौल दिया जिसमें टैलेंट को फलने फूलने का मौका मिला। तो स्वर्णयुग जो है वो किसी एक इंसान की देन नहीं होता, वो एक बेहतरीन लीडर और एक तैयार समाज दोनों की मिली जुली कामयाबी होती है। ये सोचने वाली बात है, नहीं?